नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका स्वागत है। 17 साल की मिनाज आज एक दोराहे पर खड़ी थी। एक तो उसे अपनी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती निकाह करना पड़ा और अब उसका शौहर उसके साथ नहीं रहना चाहता था। उसने मिनाज को तलाक दे दिया। केरल के एक छोटे शहर का एक अनाथ आश्रम जो लावारिस बच्चों और ऐसे बच्चों के लिए बनाया गया था जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं, जो बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं कर सकते हैं। एक छोटे से गांव की रहने वाली वक्त की मारी फरजाना ने सन 2001 में अपनी 5 बरस की बेटी मिनाज को उस अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। मिनाज का पिता अपने परिवार को बिना कोई खबर दिए उन्हें छोड़कर चला गया था। फरजाना ने दूसरी शादी की, लेकिन दूसरा शौहर 12 साल बाद 2013 में जब मिनाज 17 साल की हो गई, तब उसके अनाथालय में एक दिन सभी लड़कियों को बेहतर से बेहतर कपड़े पहन के तैयार होने को कहा गया। लड़कियों को इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन वो तैयार हो गई। अनाथालय के अधिकारी जहीरुद्दीन, फारूक, सरफराज और मेहरुनिसा सभी जानते थे कि वो लड़कियों पर मिसबाह उल हक नाम के एक आदमी को थोपने वाले थे, जो कि आबू धाबी में रहता था। वो अपनी माँ नाजनीन, सिस्टर ताहिरा और एक औरत मुमताज के साथ अनाथ आश्रम आता है। मिसबाह सभी लड़कियों को देखता है और मिनाज को पसंद कर लेता है। अनाथ आश्रम के अधिकारी मिनाज की माँ फरजाना को खबर देते हैं कि मिसबाह ने मिनाज को पसंद कर लिया है, अब उससे मिनाज की शादी करवानी होगी। फरजाना ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इस बारे में वो मिनाज से कैसे और क्या बात करेगी। मिनाज जब इस बारे में सुनती है तो वो टूट जाती है। वो अपनी माँ को अपने 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट दिखाती है। उसमें उसे 80% से भी ऊपर नंबर मिले हैं। मिनाज मिसबाह से शादी के लिए साफ इनकार कर देती है। कहती है कि वो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है और उसे आगे पढ़ाई जारी रखनी है। अपने और पूरे परिवार का फ्यूचर बनाना है। उसका पूरा ध्यान अभी अपनी मंजिल पर है। लेकिन अनाथ आश्रम के अधिकारी फरजाना पर दबाव बनाते हैं। उनका कहना है कि चाहे जितना पढ़ ले, बाद में शादी तो करनी है, तो अभी क्यों नहीं। मिसबाह बहुत ज़हीन और अमीर है। जब उनका कोई पैंतरा नहीं चलता, तब वो फरजाना को धमकी देते हैं कि मिनाज अगर शादी के लिए नहीं मानी तो उसे अनाथालय से निकाल दिया जाएगा। तब क्या वो खाक पढ़ाई कर लेगी। वो कहते हैं कि मिसबाह ने मिनाज के शादी के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए रजामंदी दे दी है। आखिर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने पर मिनाज मिसबाह से शादी को मजबूरन तैयार हो जाती है। निकाह के बाद मिसबाह मिनाज को हनीमून के लिए कई जगह ले जाता है। मिनाज उसके साथ एडजस्ट होने में बड़ी मुश्किल महसूस करती है, क्योंकि वो कभी कुछ बात नहीं करता और उसका सारा ध्यान बस शारीरिक करीबी में ही रहता है। और उस वक्त भी उसका रवैया बहुत हैवानियत भरा होता है। मिनाज को इसमें बहुत दर्द और बहुत तकलीफ महसूस होती है। मिनाज अपनी माँ फरजाना को एक होटल में बुलाती है जहाँ वो ठहरे होते हैं। मिनाज अपनी माँ को अपने दर्द की हालत बयां करती है। इस हरकत पे मिसबाह बहुत गुस्सा हो जाता है। मिसबाह फरजाना को जाने को कहता है और कहता है कि फिर कभी अपनी बेटी से मिलने आने की कोई जरूरत नहीं है। हनीमून से लौटते ही मिनाज देखती है कि उससे अपनी सास के घर सिर्फ घर के कामकाज कराए जा रहे हैं और कभी पढ़ाई नहीं करने दी जाने वाली है। वो मिसबाह से बात करती है तो सुनने को मिलता है कि उसका काम अपनी सास की बात मानना है और कुछ नहीं। वो अब एक हाउसमेट की जिंदगी बिता रही है। एक हफ्ते के अंदर मिसबाह अबू धाबी के लिए निकल जाता है। अगर वो जरा भी नाराजगी जाहिर करती है, मिनाज को अपनी इस शादी का मतलब ही समझ नहीं आता है। एक दिन उसकी सास नाजनीन उससे कहती है कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। मिनाज को कुछ समझ नहीं आता। नाजनीन उसकी अबू धाबी में मिसबाह से बात कराती है, जिसके साथ एक काजी होता है। अब आगे। हेलो मिनाज जी, 1 मिनट। मिनाज बेटा, मैं मौलवी रियाजुद्दीन बोल रहा हूँ। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त मैं मिसबाह उल हक के साथ हूँ और वो आपसे तलाक चाहते हैं और मेरी मौजूदगी में वो आपको तलाक दे रहे हैं। मिनाज, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। तलाक, तलाक, तलाक। मिनाज बेटा, तलाकनामा जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो तैयार है। मिसबाह साहब कैसे हैं? वो ठीक है, जल्दी यूके जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं आती हूँ। वो लोग तुम्हें लेने आ गए। क्या अब मैं कॉलेज जा सकती हूँ? एक बुरे निकाह का दर्द झेलने और फिर तलाक की तकलीफ से गुजरने के बावजूद
मिनाज इन सभी चीजों से बाहर निकलकर खुश थी। वो एक ऐसी लड़की थी जो बहुत पढ़ना चाहती थी, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। कौसर दीदी, बोलो। मैं कॉलेज क्यों नहीं जा सकती? दिन भर अकेले कमरे में पड़ी पड़ी मैं क्या करूं? मिनाज, मेहरुनिसा मैडम ने बोला है कि तुम कॉलेज नहीं जा सकती। तो फिर मैं क्या करूं? वो ही तुम्हें बता देंगे। मिनाज, मेरी बच्ची कैसी हो तुम? बेटा सब ठीक तो है ना? अम्मी, मिसबा ने मुझे फ़ोन पे तलाक दे दिया। या अल्लाह। मेहरुनिसा दीदी और सरफराज भाई मुझे यहाँ ले आए थे और अब भी मुझे कॉलेज नहीं जाने दे रहे। पर मुझे यहाँ उन लोगों ने क्यों बुलाया? मिनाज, आप दोनों को ऑफिस बुलाया है। मिनाज, मिसबा ने तुम्हें तलाक दिया है। जी मुझे पता है सर। अब तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ेगा। सर मुझे आगे पढ़ना है, मेरी पढ़ाई क्यों बंद की जा रही है? आखिर इसमें मेरी गलती क्या थी? यह आश्रम उन लड़कियों के लिए है जो या तो गरीब है या फिर अनाथ। शादीशुदा औरतों को हम यहाँ पर नहीं रख सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। पर फारूक भाई, इसमें मेरे मिनाज का क्या कसूर है? इसकी शादी तो आपने जबरदस्ती करवाई और अब वो लड़का इसे छोड़कर चला गया। सर आपने कहा था कि वो मुझे पढ़ाई जारी रखने देगा, लेकिन वो तो किया नहीं, वो मुझे छोड़कर चला गया। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? तुम्हें उसने क्यों छोड़ा? इसका जवाब या तो तुम खुद दे सकती हो या तो फिर वो। लेकिन वो मुझसे कभी बात नहीं करता था। एक मिनट मिनाज, अब बहस बढ़ा के कोई फायदा नहीं होने वाला। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मतलब जाना होगा। मम्मी, क्या मैं कॉलेज जा सकती हूँ? अब मैं क्या बोलूँ बेटा, मेरी इतनी कमाई तो है ही नहीं। क्या मैं माजिद भाईजान से बात करके देखूं? कुछ बचता ही कहाँ है मिनाज, भाड़े का ऑटो है और इसे अपनी शादी के लिए भी कुछ बचाना है। तो अम्मी अब मैं क्या करूं? देख मिनाज, जो होना था वो हो चुका है, अब हालात को बदला नहीं जा सकता। बेहतर यही होगा कि तू इसे अपनी किस्मत समझ के मान ले। मुझे लगता है कि तू अम्मी के साथ कोई काम ढूंढ ले। तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है मिनाज। मिनाज, ये ले बेटा। अम्मी, क्या हम जहरुद्दीन सर से बात करके देखें? वो अनाथ आश्रम के कंट्रोलर है। कोई फायदा नहीं बेटा, वो लोग पहले ही मना कर चुके हैं। लेकिन एक बार कोशिश तो करके देखते हैं, शायद वो हमारी मदद कर सके। क्या तू अकेली जा सकेगी? सर सब जानते हैं कि हमेशा मैं अच्छा मार्क्स लाती हूँ। 12वीं की कक्षा में मैं 80 से ऊपर लाई थी। मैं पढ़ना चाहती हूँ सर, कॉलेज जाना चाहती हूँ। मिनास, मुझे तुम्हारा पूरा केस मालूम है।
मुझे लगता है कि तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को साफ साफ बता दिया था कि तुम्हें इस अनाथ आश्रम में कोई जगह नहीं। सर लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा क्या कसूर है। आश्रम वाला ने जो कहा था वही मैंने किया। अगर उस आदमी ने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाएगी? तुम्हें पता है मिसबा ने तुम्हें तलाक क्यों दिया है? नहीं सर। तलाकनामे में तो कोई वजह नहीं लिखी है, लेकिन उसने मुझे साफ बताया कि तुम्हारे शादी से पहले कई आदमियों के साथ तुम्हारे अफेयर थे। सर लेकिन ये सब झूठ है। मिनाज, जब औरत के साथ पहली रात गुजारते हैं ना, तब आदमियों को सब पता चल जाता है। तुम्हें क्या लगता है सब छुपा रहेगा? लेकिन अगर मुझे पहले ही ये सब मालूम होता तो तभी तुम्हें अनाथ आश्रम से निकाल देते थे। सर लेकिन ये सब इल्जाम झूठ है। तुम तो बोलोगी ही, लेकिन ये सब सच है। सर आप मुझे अनाथ आश्रम से निकाल दीजिए, लेकिन कम से कम मुझे कॉलेज तो जाने दीजिए। मैं घर से कॉलेज जाएगी सर। सॉरी मिनाज, हम ऐसा कर नहीं सकते हैं और इस मामले को ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे लिए इस अनाथ आश्रम में कोई जगह नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था मिनाज, तेरी किस्मत में जो लिखा है उसे मान ले, सच को मान और आगे बढ़, इसी में तेरी भलाई है। मिनाज खाना खा ले बेटा, भूखे रहने से कुछ बदलने वाला नहीं है। क्या ये किस्मत का खेल था जिसने मिनाज को ऐसे हालात का शिकार बनाया, या फिर अनाथ आश्रम के अधिकारियों और एक आदमी की मिलीजुली साजिश जिसने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वो एक 17 साल की लड़की से शादी क्यों करना चाहता है? इस सब के अलावा मिनाज के ऊपर सरासर झूठे इल्जाम लगाए गए। मिनाज चाहे कमजोर थी, लेकिन उसने अपने ऊपर लगे इल्जामों को कभी नहीं माना और ना ही उसने पढ़ाई करने की अपनी इच्छा को कमजोर पड़ने दिया। कॉलेज जाने और अपना भविष्य बनाने का उसका इरादा एकदम पक्का था। तू पागल हुई है मिनाज? अम्मी मुझे पता है कि काम करके अपनी ज़िंदगी बसर करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ और बेहतर कर सकती हूँ। मेरी गलती नहीं थी अम्मी, मुझे मजबूर किया गया था और ये सब मुझ पे तोपा जा रहा है। अब इससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता होनी चाहिए। मिनाज तुझे क्या लगता है मैं क्या हूँ? अरे मैं लोगों के घर में काम करती हूँ, मैं किसी वकील को नहीं जानती, और तू कह रही कि तुझे किसी वकील से बात करनी? अम्मी आप जिस बंगले में काम करते हो ना, वो एक वकील का है। मैंने उस बंगले के बाहर उनका बोर्ड लगा हुआ देखा। उनका नाम भी एडवोकेट नसीम अहमद। ठीक है, आप उसे मेरे पास भेज दीजिए, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं सर, बैठिए। नहीं सर मैं ठीक हूँ। बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ। मिनाज, मुझे तुम्हारे अम्मी से पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उस आदमी ने अबू धाबी से फोन करके तुम्हें तलाक दिया। जी सर। तुम्हारे पास वो तलाकनामे की कॉपी है? हाँ। तुम्हारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था? 1 महीना 5 दिन। मिनाज, तुम्हें पता है उसने तुमसे निकाह क्यों किया था? मुझे पता नहीं सर, वो मेरे आश्रम में आए थे, हम सबको देखा और मुझे बताया गया कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। हाँ, पर क्यों? मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी कॉलेज जाना बंद हो गया। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ सर, मैं ये सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। अनाथ आश्रम के अथॉरिटीज़ ने मुझे कहा था कि वो मुझे फिर से नहीं लेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि वो मुझे भले ना ले, कम से कम कॉलेज तो जाने दे, लेकिन वो नहीं मानी सर। मेरी माँ बहुत गरीब है, बहुत। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। मैं हमेशा अच्छा मार्क्स लाती हूँ और आगे भी लाएगी।
मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ। मिनाज, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम एक होनहार स्टूडेंट हो। लेकिन मिनाज, एक बात अब तुम्हें समझनी होगी कि तुम्हारे साथ अपराध हुआ है। वो जो अबू धाबी से मिसबा उलग आया था, वो निकाह करके तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना नहीं चाहता था। वो सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बिताना चाहता था। और ये सारी बातें तुम्हारे अनाथ आश्रम के अथॉरिटीज़ को अच्छे से पता थी। उन्हें पता था कि वो तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें तलाक देगा। लेकिन क्यों सर? मिनाज, मिसबा अमीर आदमी होगा। उसने अनाथ आश्रम अथॉरिटीज़ को पैसे खिलाए होंगे। मिनाज, तुम अरबी कल्याणम या अरबी निकाह के बारे में जानती हो? नहीं सर। तुम इसी रिवाज की शिकार हुई हो। एक रिवाज, एक प्रथा की शिकार। क्या है ये अरबी कल्याणम, अरबी निकाह? एक इलाके की प्रथा जो सदियों से चली आ रही थी, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में कम होना शुरू हुई जब बहुत से समाज सेवियों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। लेकिन ये रिवाज है क्या? दक्षिण भारत में स्थित केरल सदियों से देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक रहा है। केरल के मसाले दुनिया भर में जाने जाते थे। खाड़ी के अरब व्यापारी यहां व्यापार के लिए आया करते थे। यहां अपने प्रवास के दौरान कई बार उन्हें माल तैयार होने के इंतजार में महीनों रहना पड़ता था। ये वक्त कई दफा कुछ महीनों से साल भर तक खिंच जाता था। इस दौरान अपना समय बिताने के लिए ये अरबी लोग गरीब परिवारों की लड़कियों को खोजते थे। वो इस अवधि के लिए उनसे निकाह करते थे और जाते वक्त तलाक देकर चले जाते थे। शादी के बदले में लड़कियों और उनके परिवार वालों को पैसा दिया जाता था। आगे चलकर यही प्रथा अरबी कल्याणम कहलाई। ये बिना किसी बंधन वाली एक मौका परस्त शादी होती थी। मिनाज इसी रिवाज की विक्टिम थी जिसे आधिकारिक रूप से खत्म मान लिया गया था। मुझे कुछ नहीं पता सर, इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है। ये सब जबरदस्ती करवाया गया था और मैं ये सब झेल रही हूँ। कुछ भी हो, मुझे मेरी पढ़ाई जारी रखनी है। मिनाज, मुझे पता है तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हो, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इसकी कंप्लेंट करने आगे आओगी? देखो मिनाज, जो तुम्हारे साथ हुआ है, हो सकता है अनाथ आश्रम की और भी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ हो या आगे भी होगा। तुम्हारी एक कंप्लेंट उन सभी की जिंदगी बचा सकती है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगा। मैं तुम्हारे पढ़ाई के लिए भी लड़ूंगा। रशीद, ये रही उस लड़की की मार्कशीट। सिर्फ 17 साल की है, नाबालिग। कोई मैरिज सर्टिफिकेट है? मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि अगर होता तो वो मुझे ज़रूर बताती। बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, लेकिन गरीब है, और इसीलिए शायद उस अनाथ आश्रम के अथॉरिटीज़ ने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया होगा। लगता है निकाह प्रॉपरली किया गया था। कम ऑन रशीद, शी इज जस्ट 17, सिर्फ 17 साल की है वो, और ये इलीगल है। क्या वो कंप्लेन फाइल करने के लिए आएगी? श्योर, ज़रूर। रशीद, वो हर हाल में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। ठीक है, पहले हमें कंप्लेन रजिस्टर करनी होगी, बाकी की बात बाद में देखेंगे। ठीक है। मिनाज, मिनाज, तेरे लिए उस वकील अहमद साहब का फोन था, उनके घर पे बुलाया है फौरन। जा बेटा, जल्दी जा बेटा। देखो मिनाज, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है सब खुल के बोल देना। सर, मेरे 2 बहनें भी हैं, वो दूसरे अनाथ आश्रम में रहते हैं। उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ना? नहीं मिनाज, तुम्हारी दोनों बहनों पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारी इस कदम से कई और लड़कियां इस तकलीफ से गुजरने से बच जाएगी। मिनाज, शुरू से सब कुछ बताओ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था? बताओ मिनाज।
हाँ फारूक भाई, आप जल्दी आना। नहीं अभी आ जाइए सर, वो 2 लोग आए, बहुत पूछताछ कर रहे हैं। हाँ, एक वकील है और एक चाइल्ड केयर कमेटी से। क्या हुआ है? इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? क्या मिनाज वो पहली लड़की है जिसका आप लोगों ने इस तरह से निकाह कराया है? इसके पहले और ऐसी कितनी लड़कियों का निकाह करा चुके हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये निकाह लड़की और उसकी अम्मी की रजामंदी से हुई थी। उन पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी। आप लोगों ने मिसबाउल हक के लिए बाकायदा एक सिलेक्शन प्रोसीजर रखा था। लड़कियों को सच सवर कर उसके सामने आने बोला था, और अब ये कह रहे हैं कि इसमें उस लड़की की रजामंदी थी। उस लड़की ने हमारे यहाँ कंप्लेन कराया है कि ये सब उससे जबरदस्ती कराया गया था। ये सरासर गलत है सर, उसे किसी ने मजबूर नहीं किया था। हम क्यों जबरदस्ती किसी का निकाह कराएंगे? देखिए, मेरी आप लोगों को एक सलाह है, आप लोग सब सच बता दें, वरना कानून के डंडे को सच उगलवाना आता है। देखिए, हम एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी होम चलाते हैं। सभी लड़कियों का पालन पोषण, शिक्षा, फिर उनकी सेटल होने तक जिम्मेदारी हमारी है। मिनाज का निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ किया गया था, फिर फोन पर गैर कानूनी ढंग से उसे तलाक दिया गया और वो तलाक के डॉक्यूमेंट्स उसे पोस्ट से भेजे गए। इस सब के लिए आप लोगों को कितने पैसे मिले? देखिए, आप लोग हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। देखते हैं कौन सही है और कौन गलत। इस लड़की ने नाक में दम कर दिया है। मिनाज ने चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्लेन किया, ये उसकी कॉपी है। इमीडिएटली इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए, और जो एक्शन लेंगे उसकी रिपोर्ट हमें जल्दी मिलनी चाहिए। सर, हो जाएगा। थैंक यू। सर 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 हम लोगों ने गलत क्या किया है? सब कुछ रिवाज के मुताबिक हुआ है। रिवाज के मुताबिक लड़की को सब कुछ दिया था हम लोगों ने, फिर लड़की ने क्यों कंप्लेंट की है? सर सर सुनो ना, क्या हुआ? लड़की की उम्र 17 साल की है, फिर उसका निकाह कैसे करवाया जा सकता है? जी देखिए, यहाँ हर चीज़ कायदे के मुताबिक की गई है। हमारे यहाँ जो सर्कुलर इशू किया गया है उसका हिसाब से 16 साल से ऊपर की लड़कियों के निकाह का रिकॉर्ड रखना है। आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। 18 साल से छोटी उम्र की लड़की की शादी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के अनुसार गैर कानूनी है। नहीं जी, आप सर्कुलर देख सकते हैं। ये निकाह रजिस्टर करवाया था? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने तो ये सारे कागजात रजिस्ट्रार ऑफिस में भिजवा दिए थे। इसके बाद का काम तो जिनका निकाह होता है उनका काम है। आपके सर्टिफिकेट में मिसबाउल हक का पता उसकी माँ के घर का दिया हुआ है। वो तो यहाँ का रहने वाला भी नहीं है, फिर आप ये एड्रेस कैसे मेंशन कर सकते हैं? जी वो उनका बेटा है, उसने अपना एड्रेस यही लिखवाया था। इसके आगे की जांच करना हमारा काम नहीं है। उस आदमी ने इस लड़की को 1 महीने में तलाक दी और अबू धाबी चला गया। फिर ये निकाह आखिर था क्या? मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ है। कपल को यहाँ आने के लिए और सिग्नेचर करने के लिए डेट भी दी गई थी, लेकिन वो दोनों यहाँ नहीं आए थे। सर हमने क्या गलत किया है? सब कुछ फर्जी है। जब निकाह रजिस्टर नहीं हुआ तो तलाक कैसे हो गया? सर मेरे बेटे मिसबा ने फोन पे तलाक दिया है। सिर्फ फोन पे तलाक 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 कह देने से तलाक नहीं होता, ये इनवैलिड है। लेकिन हमें यहाँ क्यों लाया गया है सर?
देखिए सर, जो भी हुआ था वो लड़की और उसके परिवार वालों के रजामंदी से हुआ था। अनाथ आश्रम का इस्तेमाल किया गया है। साफ सी बात है, वहां के अधिकारियों की मदद से ही आप और आपका बेटा वहां पहुंचे। फिर एक लड़की पसंद की गई। आश्रम के साथ निगोशिएट किसने किया था? इस सब के लिए कितने पैसे दिए गए थे? आपके चुप रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, पर अगर आप मुंह खोले, सच बोले, तो आपका फायदा हो सकता है। सर, हमारी एक फैमिली फ्रेंड है मुमताज, उन्हें मिनाज पसंद आई है। उसी ने हमारी मदद की थी मिसबा भाईजान के लिए दुल्हन ढूंढने में। मिसबा आपका बेटा है? हाँ, वो मेरा बेटा है। वो तो गल्फ में रहता है, उसके फादर भी वहीं पे रहते। ये उसके पेपर्स है जो उसने पासपोर्ट ऑफिस में दिए। जब वो गल्फ का रहने वाला है तो उसने यहाँ आकर एक नाबालिग लड़की से निकाह क्यों किया? उसे जगह जगह ले जाकर उसके साथ हनीमून मनाया और फिर वापस चला गया और उसे तलाक दे दिया। ऐसा क्यों किया उसने? बोलो। वो यूके में ट्रेनिंग कर रहा है और ये ट्रेनिंग शादीशुदा लोग नहीं कर सकते, इसलिए मिसबा ने उस लड़की को तलाक दिया। अगर वो मिनाज को सच में अपनी बीवी बनाना चाहता था तो फिर वो उसे साथ लेकर क्यों नहीं गया? और अगर वो जानता था कि शादीशुदा लोग ट्रेनिंग नहीं कर सकते और उसे ट्रेनिंग करनी थी तो फिर उसने ये निकाह क्यों किया? मिसबा आप ही का लड़का है या फिर अनाथ आश्रम के अधिकारियों के साथ मिलकर आप ये साजिश कर रहे हैं और मिसबा ने आपको भी पैसे दिए? मेरा बेटा है वो। मिसबा मेरा बेटा है, बेटा है मेरा वो। नाज़नीन ने कबूल किया कि वो भी एक ऐसी ही जबरन कराई गई फर्जी शादी का शिकार थी। उसका शौहर जो अरब से था उसने भी उसके साथ ऐसा ही किया था और फिर उसे छोड़कर चला गया। मिसबा नाज़नीन और उसके अरब शौहर का ही बेटा था। कुछ सालों बाद जब उस अरब को पता चला कि नाज़नीन से उसका एक बेटा है तो वो मिसबा की परवरिश करने के लिए मान गया, लेकिन नाज़नीन को फिर भी अपने साथ नहीं ले गया। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? इस सब में कुछ लेन देन तो जरूर हुआ है। मुमताज और ताहिरा, मिसबा की जो सौतेली बहनें, उन्होंने इसमें मीडिएटर्स का काम किया है। अनाथ आश्रम की बाकी लड़कियों का क्या? हमने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, अनाथ आश्रम की हर लड़की के बारे में जांच की। ये वहां का ऐसा पहला केस है। लेकिन अगर ये बात सामने नहीं आता तो हो सकता है कि वो लोग और लड़कियों के साथ भी ऐसे ही करते। हो सकता है। हम मिसबाउल हक का नाम चार्जशीट में डाल रहे हैं, लेकिन वो गल्फ का रहने वाला है। हम आगे देख लेंगे। आपने बहुत जल्दी एक्शन लिया, इसके लिए थैंक यू। अहमद सर ने कुछ कहा? पिल्ले, कुछ नहीं कहा। ये देखो रशीद, मुझे इस लड़की का रिहैबिलिटेशन करना है। ये बताओ कितने जल्दी हो सकता है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। जुवेनाइल वेलफेयर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को पेपर्स भेजूंगा, वो सब कैलकुलेशंस करेंगे। मिनाज, तुम आगे आई, तुमने कंप्लेंट की, इसीलिए आज इन सभी लोगों को चार्ज किया जा सका है। एंड आई प्रॉमिस कि मैं इस केस को एंड तक ले जाऊंगा जब तक सभी आरोपियों को सजा ना मिल जाए। सर, मैं कॉलेज ज्वाइन करना चाहती हूँ।
डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इसकी कोशिश कर रहे हैं मिनाज। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और इसका हिसाब जरूर होगा। एंड डोंट वरी, मुझे विश्वास है कि तुम बहुत जल्द कॉलेज जाना शुरू करोगी। सर, ये सारी कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, इसकी ऑफिशियल कॉपी सीसीओ को भिजवा दो। ओके सर। अरे मिनास, वो अहमद सर का फोन आया था, तुझे फौरन बुलाया। चल चल, मैं तुझे छोड़ता हूँ। हाँ हाँ। तुम कल से कॉलेज जा सकती हो मिनाज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है मिनाज। तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो और ये लड़ाई तुमने खुद लड़ी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के मुताबिक जब तक तुम 21 साल की नहीं हो जाती, तुम्हें हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे तुम्हारे एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन के लिए। और हाँ, तुम्हें और तुम्हारे परिवार के रहने का इंतज़ाम या तुम्हारे हॉस्टल का रहने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। मिनाज, सीसीओ ने तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है। थैंक यू सर, मैं जिंदगी भर आपकी आभार रहूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है मिनाज, मैंने जो भी किया है वो कुछ भी नहीं है। दरअसल तुम्हें जो भी मिला है उसकी असली हकदार तुम खुद हो। आई एम प्राउड ऑफ यू मिनाज। आईपीसी की धारा 376 बलात्कार के लिए, 498A पति या रिश्तेदारों द्वारा औरत पर हिंसा करने के लिए, पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के सेक्शन 7 और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के सेक्शन 9 बालिग मर्द का नाबालिग लड़की से शादी करने के लिए, सेक्शन 10 नाबालिग की शादी की रस्म कराने के लिए, सेक्शन 11 चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देने के लिए और सेक्शन 15 इसके तहत सभी अपराधों को कॉग्निसेबल और नॉन बेलेबल मानने के लिए। ये सारी धाराएं इन सभी आरोपियों पर लगाई गई हैं। एडवोकेट नसीम अहमद जोर दे रहे हैं कि लड़की के यौन शोषण के लिए ट्रैफिकिंग का सेक्शन 370A भी इसमें जोड़ा जाए। सभी आरोपी अभी जमानत पर बाहर हैं। पुलिस अभी तक मिसबाउल हक और अनाथ आश्रम के अधिकारियों के बीच पैसे का लेन देन साबित नहीं कर पाई है। मिनाज की कॉलेज की पढ़ाई जारी है। सीसीओ ने राज्य सरकार को मिनाज का रिहैबिलिटेशन पैकेज भिजवा दिया है। एडवोकेट नसीम अहमद पुलिस के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल करने की सोच रहे हैं ताकि मिसबाउल हक का एक्स्ट्रेडिशन हो सके। ये केस जब मीडिया के जरिए लोगों के सामने आया तो बहुत बवाल खड़ा हुआ। सबका यह मानना था कि ये सबकी निगाहों में केस इसलिए आया क्योंकि मिनाज एक पढ़ी लिखी लड़की थी और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस थी, इसलिए उसने आवाज उठाई। मिनाज के जैसी और बहुत सी लड़कियों के साथ शायद ऐसा हुआ होगा या आगे ऐसा हो सकता है, लेकिन मिनाज के सामने आकर खुलकर बोलने से इस समस्या पर लोगों का फिर से ध्यान गया है। खुले दिमाग और प्रगतिशील विचारों वाले बहुत से लोगों और संस्थाओं ने हर स्तर पर इसके बारे में बात करनी शुरू की है। मिनाज कभी किसी से इसके बारे में बात नहीं करती, हालांकि उसके कॉलेज के सब लोग मीडिया की वजह से इस केस के बारे में जानते हैं। हर कोई उस लड़की की बहादुरी और जज्बे को सलाम करता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो लड़की मिनाज है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, बेहतर समाज बनाने के लिए हमें अपनी पुरानी दकियानूसी प्रथाओं से बाहर निकलना होगा। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।